हेलो क्लास, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चलती रहनी चाहिए। अब देख रहे हैं क्लासेस बच्चे करने लगे हैं, स्कूल आने लगे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी घर पर सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना? अब आपके स्कूल्स मोस्ट प्रोबेबली है कि 16 अगस्त से खुल जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस जैसे आपकी पहले चला करती थी ऐसे ही चलेंगी, टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सूचना, इन्फॉर्मेशन, जो भी आप समझें, 21 अगस्त से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, मंथली एग्ज़ाम्स, और इनका जो भी आपका पूरा रिकॉर्ड होगा वो रखा जाएगा इन फॉर फ्यूचर के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है, कई एग्ज़ाम नहीं हो पाते, तो जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपको अच्छा स्कोर 12th में मिल पाएगा, क्योंकि इन्हीं का ही सब चीज़ों को रिकॉर्ड, इन्हीं के ही मार्क्स को, इनका रेशियो निकाल कर ही आपको आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग अपना 3rd चैप्टर इंडियन आर्मी कंप्लीट कर चुके हैं, सभी लोगों ने पढ़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं एग्ज़ाम में बहुत कुछ पूछने वाला हूँ उसमें से। बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत डीप मैंने आपको पढ़ाया है। जो आपका सिलेबस है उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, क्योंकि वो आपके आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। ठीक है ना? जितना आप उसको डीप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप उसको थोरोली पढ़ेंगे उसका उतना आपके लिए अच्छा है। और एक बात, आप लोग मुझसे जितना जल्दी हो सके वेडनेसडे या मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक अपने नोट्स चेक करा लें हर हाल में। ठीक है? जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लें। अब क्लास वेडनेसडे में होगी, नेक्स्ट क्लास 9 to 10। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी। अब हम लोगों ने इंडियन आर्मी में पढ़ा, इंडियन आर्मी में जो इन्फेंट्री होती है वो पैदल सेना होती है, आर्मर्ड होती है वो कवच युक्त सेना होती है, और एक आर्टिलरी होती है तोपखाने वाली। ठीक है ना? ये हम लोग इंडियन आर्मी में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक पर्टिकुलर इसका चैप्टर लेके पढ़ेंगे, इनको समझेंगे एक्चुअली इन्फेंट्री क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उनके कार्य हैं यानी वर्क्स हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्फेंट्री आपकी हो गई, आर्मर्ड आपकी होगी, और आपका हो गया आर्टिलरी। ठीक है? तो जैसे कि हम आप जानते हैं कि जो इन्फेंट्री है, हम इन्फेंट्री को अपना स्टार्ट करते हैं क्रॉनिकल वे में, इन्फेंट्री देन आर्मर्ड देन तोपखाना या आर्टिलरी, जैसे भी होगा। अब वो फर्स्ट हम लोग आज इन्फेंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो इन्फेंट्री यानी कि ये पैदल सेना। अब पैदल सेना को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राचीन काल से ही जो पैदल सेना है उसका अपनी अलग इम्पोर्टेंस रही है, अपना अलग स्कोप रहा है। ठीक है ना? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इन्फेंट्री का रोल हर किसी लड़ाई में बहुत ऊपर दर्जे का माना जाता था, क्योंकि वही एक सेना है जो किसी भी एनिमी या दुश्मन सेना को झुकने पर, हारने पर मजबूर कर देती थी। ठीक है ना? और हम लोग जो पढ़ते हैं कुछ टाइम पीरियड में ये वो जो पैदल सेना है उसका महत्व कम हुआ, नहीं, कोई महत्व कम नहीं हुआ। कुछ चीज़ें होती हैं, जब कुछ चीज़ नहीं आती हैं तो उस टाइम के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का वो महत्व इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। लेकिन नहीं, मेरे नज़रों में तो इन्फेंट्री ही मेरी सबसे बेस्ट आर्मी है, जो अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत रिस्क लेके करती है। ठीक है ना? इसमें हमारे जो इन्फेंट्री जनरल ने उन्होंने बोला है, द मैन इज़ सच एन एलिमेंट बिहाइंड द गन दैट contributes to the final moments of war. War can be won with weapons, but the area will be captured or conquered by the infantry only. ठीक है ना? इन्होंने बोला मनुष्य बंदूक के पीछे एक ऐसा तत्व है जो युद्ध को अंतिम क्षणों में ले जाकर योगदान देता है। युद्ध शस्त्रों से जीते जा सकते हैं, परंतु विजित क्षेत्रों पर पैदल सेना ही अधिकार करती है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है मनुष्य बंदूक के पीछे है, यानी कि हम लोग बंदूक से पीछे एक ऐसा एलिमेंट है इन्फेंट्री, यानी कि मनुष्य जो अपने लास्ट मोमेंट में भी, ठीक है ना, अपना लास्ट मोमेंट यानी अंतिम पलों में भी, क्षणों में भी वो अपना योगदान यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन देता ही देता है हर चीज़ में। ठीक है ना? लड़ाइयाँ तो बंदूकों से तो वो से लड़ी जा सकती हैं,
ठीक है ना। लेकिन जो दुश्मन की जो सेना है, जो उनका एरिया है, उस पर जो कब्जा करेगी वो इन्फेंट्री ही करेगी, ठीक है। ये उस टाइम आप लोगों ने सुना होगा कैवेलरी के बारे में, यानी कैवेलरी होती है हमारी अश्वरोही सेना, ठीक है ना, यानी कि घोड़े वाली। तो जब हमने बताया, अभी मैंने बताया ना, कोई नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा महत्व घट जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब इन कैवेलरी आ गई यानी कि अश्वरोही सेना आई, तो उस टाइम पर क्या था कि थोड़ा सा इन्फेंट्री का रोल कम हो गया कि जब घोड़सवार होते हैं पे वो उतनी स्पीड से जाते हैं, जब घोड़े पे जाएंगे तो स्पीड से जाएंगे, सीधी सी बात है। जब स्पीड से जाएंगे तो जो पैदल सेना होगी वो उतनी पीछे आ जाएगी। लेकिन जो पैदल सेना है, जो अश्वरोही सेना है, वो कब्जा नहीं कर सकती, जो कि पैदल सेना ग्रुप्स में आते हैं। सारा काम जो काम पैदल सेना का है वो कैवेलरी नहीं कर सकती, जो काम आर्टिलरी का है वो इन्फेंट्री नहीं कर सकती। सबके अपने अपने काम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब कैवेलरी आई, उसके बाद कैवेलरी के बाद हमारा रोका टैंक्स का यूज़ हुआ। टैंक्स यानी आर्टिलरी में आ जाते हैं। टैंक्स आए, जब टैंक्स आए तो कैवेलरी का स्कोप कम हो गया, लेकिन इन्फेंट्री जो कि तो बनी रही। अश्वरोही जो घोड़सवार थे वो तो हट गए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं रहा, लेकिन इन्फेंट्री जो पैदल सेना है वो तो ऐसी की तैसी बनी रही, ठीक है ना। तो जो हमारे जो टैंक्स थे सबसे पहली बार यूज हुए थे बैटल ऑफ सोम में, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 1916 में, ठीक है ना। जो वर्ल्ड वॉर थी हमारी 1914 में स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पर बैटल ऑफ सोम हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 की ड्यूरिंग 1916 में। उस वहाँ पर बैटल टैंक्स का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, ठीक है। और ये हमारे हैं श्री SLA मार्शल हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक यानी कि बुक अपनी जिन्होंने वो लिखी थी आर्मीज़ ऑन व्हील। इन्होंने अपनी इस बुक के में एक कथन के थ्रू यानी कि एक कोटेशन के थ्रू बताया है, एज मैकेनाइज वॉरफेयर प्रोग्रेस द डिसिसिव इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेंट्री विल गेट इंक्रीज। यानी कि जैसे यांत्रिक युद्ध का विकास होता जाएगा, ठीक है ना, पैदल सेना का निर्णायकात्मक महत्व और बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो मैकेनिक वॉरफेयर है जितनी आगे आगे बढ़ती जाएगी, उतना ही जो पैदल सेना है उनकी इम्पोर्टेंस आगे चल के बढ़ती रहेगी, ठीक। जैसे जैसे हम लोग युद्ध की तरफ बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ती रहेगी, जैसे हम आगे चलते रहेंगे, तो हमारा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है वो इन्फेंट्री करती है, ठीक है। ओके, हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है इनके, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं को हमने अपने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहली है परिस्थिति अनुसार कार्य करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, पैदल लड़ने के कारण जो पैदल सेना होती है हमारी, वो अलग अलग जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हिली एरियाज़ हो गया, डेजर्ट्स हो गए, ऊबड़ खाबड़ यानी रफ़ एरियाज़ हो गया, यानी कि फॉरेस्ट हो गए, यानी कि मैदानी क्षेत्र हो गए, यानी प्लेन्स हो गया। तो और कोई भी किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में अपना वॉर को यानी कि युद्ध को लड़ सकती है, ठीक है ना। अपने आप को वहाँ युद्ध क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए नए नए मतलब व्हीकल्स का यूज़ करती है। इसमें मोटर भी हो सकते हैं, मोटर कार व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह हो सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, शिप्स भी हो सकते हैं, घोड़े के थ्रू जा सकते हैं। और डेजर्ट्स में जाएंगे, जो हमारा राजस्थान का एरिया है, बॉर्डर जो लगता है पाकिस्तान से इंडिया, तो वहाँ पर कैमल्स के थ्रू हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन, जो परिस्थिति है, हमारी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहती है। हर तरह के हिल कैसी भी एरिया में वो इन्फेंट्री ही काम कर सकती है, ठीक। बात है हमारी सहयोग प्रदान करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू कोऑपरेट। आज का जो युद्ध है वो तीनों सेनाओं के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता। यानी कि हमारी तीनों सेनाएं कौन सी हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जब तक हम तीनों सेनाओं का योगदान पूरी तरह से नहीं कर लेंगे तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इसमें जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग के आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। थर्ड हमारा आता है भूमि पर अधिकार करने की क्षमता, एबिलिटी टू पोजेस द लैंड, ठीक। जब हम भूमि पर अधिकार करने की क्षमता के बारे में बात करते हैं, यानी युद्ध को किसी भी सेना द्वारा जीता जा सकता है, परंतु क्षेत्र पर अधिकार करने की क्षमता केवल पैदल सेना की ही है। क्योंकि जो अलग अलग जो हमारा डिपार्टमेंट, यानी टैंक हो गए, तो अफगान आर्टिलरी हो गई है, वायुसेना हो गई, तो वो तो अपने आप को
अटैक करके सब यूथ पहुंचकर अपना झंडा फहराकर वहाँ आ जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर लैंड पर कब्जा करने की, अपना प्रभुत्व जमाने की जो कार्य होगा वो करेगी कौन? इन्फेंट्री। ठीक है। तो फिर हमारा फोर्थ आता है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। जो हमारी पैदल सेना होती है वो आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है जो देखने और फायर करने के को सुरक्षित रखती है। ठीक है। ये प्राकृतिक साधन होते हैं इसमें, वन फॉरेस्ट हो गए, टीले हो गए, हीप्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, खड्डे हो गए, खाइयाँ हो गई, इनका सहारा लेकर शत्रुओं को अपने आप छुपा सकती है, आसानी से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। फिर और उसके बाद अपने जो स्ट्रेटजी टेक्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल बनाकर दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। अब आता आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होता है? यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। जो अन्य सेना होती है, जो पैदल सेना होती हैं, उनके मुकाबले ये हमारी इन्फेंट्री बहुत ही आत्मनिर्भर होती है। अपनी आवश्यकता जो होती है उनकी, जैसे गोला बारूद हो गया, पानी, खाना पानी, भोजन हो गया, अगर वो ख़त्म हो गया या एक दिन का बचा तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल ले लेती है। अब जैसे हम लोग कोई चीज़ें पता है ख़त्म होनी है तो उसको उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितना कि हमें पता है कि इतने दिन तक हमें चलाना ही चलाना है। ठीक। तो वही सब चीज़ें है, सेल्फ डिपेंडेंट है अपनी के जो इन्फेंट्री है वो तरीके से। जो इनकी अब आती है प्रहारक क्षमता यानी कि स्ट्राइकिंग पावर। स्ट्राइकिंग पावर क्या होती है? जो कम से कम दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी मार रखने वाले शस्त्र ये लेके चलते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्या हो जाते हैं इसमें हमारे हाथ गोला यानी ग्रेनेड्स हो गए, पिस्टल हो गई, स्टेन गन हो गई। ठीक है ना। ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कितना हम लोग लोड हम लोग बियर कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक। तो हम लोग का लास्ट आता है यानी कि गतिशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि गतिशीलता को हम मोबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। पैदल सेना लड़ने के कारण प्रत्येक प्रकार की भूमि, अभी हम लोग बताया था, हिली एरियाज़, डेजर्ट, रफ एरियाज़, ठीक है ना, ये सब चीज़ें लड़ने में अपना सक्षम होती है, हर तरीके से कैपेबल होती है। ठीक। विशेष रूप से ये पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ इनको पार करने में, आसानी से पार करने में सक्षम होती है, क्योंकि इनको ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है। हर तरीके के एरियाज़ में, हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है। ठीक है। अपने आप को वहाँ पहुँचाने के लिए जो लोग पढ़ा दिया है, ये मोटर, रेल, एयरक्राफ्ट वगैरह का इनका यूज़ करते हैं। ठीक। तो हम लोगों ने बेसिकली जो इन्फेंट्री है हमारी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बता दिया है कि कहाँ से है, कैसे, जब कोई भी चीज़ नई आ जाती है तो उसको पुरानी का इम्पोर्टेंस घट जाती है, लेकिन इन्फेंट्री हमारी ऐसी है, इसकी इम्पोर्टेंस कभी ना घटी है ना घटेगी, क्योंकि जो इनका रोल है वो कोई और फुलफ़िल नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे जो इन्फेंट्री जनरल थे उनके क्या व्यूज़ थे, फिर SLA मार्शल उनके क्या यूज़ थे। ठीक है। इन जो इन्फेंट्री है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी इन्फेंट्री है उसको क्वींस ऑफ बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र की रानी कहा जाता है। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्फेंट्री को जो है क्वीन ऑफ बैटल फील्ड कहा जाता है। अश्वरोही सेना को कैवेलरी बोलते हैं। टैंक सबसे पहले बैटल ऑफ सोम में यूज़ हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 1916 में। ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी इन्फेंट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री हो गई, सब चीज़ें बता दी गई। ठीक है। जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यानी कि एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। जो हमारी है परिस्थिति अनुसार कार्य करने की क्षमता। फिर सेकेंड आता है एबिलिटी टू कोऑपरेट, सहयोग प्रदान करने की क्षमता। थर्ड आता है एबिलिटी टू पोजेस लैंड यानी कि भूमि पर अपना अधिकार करने की क्षमता। फिर आता है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। फिर आता है सेल्फ डिपेंडेंट हमारी आत्मनिर्भरता। फिर आती है प्रहारक क्षमता यानी कि स्ट्राइकिंग पावर। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी मोबिलिटी आती है गतिशीलता। ठीक है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक। तो हम लोगों ने अपना इन्फेंट्री में ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में हम लोग उसके थोड़ी लिमिटेशंस और इसके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। थैंक यू।